इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को लेके मेरे जो लेक्चर्स थे वो हमारे चल रहे थे और इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 5 लेक्चर मेरे हो चुके हैं। इसी सीक्वेंस में ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लास्ट लेक्चर है जिसमें हम छठी प्रॉपर्टी को समझेंगे। छठी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि छठी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की क्या कहती है। छठी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हों ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम एक ही ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। लेकिन इसमें आपको जो समझना है, जो सीखना है, वो ये सीखना है कि अगर इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होंगे या पैरेलल नहीं होंगे तो ऐसा किस कंडीशंस में होगा, तो उन कंडीशंस को आपको समझना है। उसी कंडीशन को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें कई सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। लेकिन पहले वो कंडीशन देख लेते हैं कि जिसमें दो इंडिफरेंस कर्व या कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसकी कंडीशन क्या है? तो उसकी कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ये उनके एमआरएस पे डिपेंड करता है। एमआरएस के बारे में जो पिछला मेरा लेक्चर था जिसमें 5वीं प्रॉपर्टी में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, और एमआरएस के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि एमआरएस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ पाए। तो यह जो कंडीशन है एमआरएस की, ये बताती है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ये उनके एमआरएस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व का एमआरएस अगर सेम है तो फिर वो दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दो इंडिफरेंस कर्व का एमआरएस एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर इंडिफरेंस कर्व हमारे पैरेलल नहीं होंगे, फिर वो अलग अलग यानी कि उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब ये एमआरएस कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एमआरएस का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा वाई यानी कि वो प्रोडक्ट जिसमें आप कमी कर रहे हैं जिसकी यूनिट्स में, और एक्स यानी कि वो प्रोडक्ट जिसकी यूनिट आप इंक्रीज कर रहे हैं जब हम इंडिफरेंस टेबल को बनाते हैं। तो वाई प्रोडक्ट में जो भी चेंज आया अपॉन एक्स प्रोडक्ट में कितना चेंज आप लेके आ रहे हैं, इनके रेशो से आपका हमारा जो एमआरएस है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और अगर आपको एमआरएस को डिटेल में समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर जो मेरे 5वीं प्रॉपर्टी के ऊपर लेक्चर था उसमें एमआरएस के बारे में मैंने बताया है, और एक सेपरेट लेक्चर भी मैं एमआरएस पे जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को समझते हैं और इसके लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ये टेबल हमारे सामने है और इसमें 3 इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2 और IC3 को यहाँ पे लिया गया है। 4 कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट के ABCD, और बारी बारी से इन सभी इंडिफरेंस कर्व की कंडीशंस को देखते हैं। जैसे पहले हम IC1 पे जाते हैं, इसमें 2 गुड हैं, गुड X और गुड Y। गुड X में आपकी जो यूनिट जो कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है वो 1 2 3 4 यानी कि धीरे धीरे हम X की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, और Y की यूनिट में हम कमी करते जा रहे हैं। 12, फिर 12 से कम होकर 8, फिर 8 से कम होकर 5, फिर 5 से कम होकर 3। अब इसमें जो चेंजिंग्स है वो किस तरीके से आ रही हैं? जैसे X में आपकी एक यूनिट से बढ़ के 2 यूनिट पे चली गई, यानी आपने 1 यूनिट का चेंज किया, इंक्रीज किया, लेकिन आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे, इसके लिए आपने Y के कंजप्शन में कमी करी, और Y की जो यूनिट थी वो 12 से कम होकर 8 पे आ गई, यानी कि 4 यूनिट की कमी आ गई। इस तरीके से हमारा एमआरएस कितना आएगा? यहाँ पे एमआरएस आपका आएगा चेंज इन डेल्टा वाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमारा जो एमआरएस IC1 में सबसे पहले आता है कि वाई में आपने 4 यूनिट की कमी करी तो -4 अपॉन एक्स में आपने 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट किया अपॉन +1 दैट इज -4। तो हमारा जो एमआरएस है वो -4 आया। इसी तरीके से अगले लेवल पे जाते हैं, अगले कॉम्बिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो जो कंज्यूमर है उसने एक्स की एक और यूनिट को इंक्रीज किया, 2 से बढ़ के वो 3 पे चला गया, यानी कि 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। और चूंकि हमारे टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा सेम रहना है, इसलिए वो वाई की यूनिट्स में कमी करेगा। और सपोज कीजिए उसने वाई की यूनिट्स 8 से कम करके वो 5 पे आ गया, यानी कि 3 यूनिट की उसने कमी करी।
इस आधार पर हमारा MRS जो कैलकुलेट हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से -3 आया। डेल्टा वाई यानी कि वाई में चेंज आपका -3 यूनिट का है और डेल्टा एक्स यानी कि एक्स में जो चेंज है वो 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। तो फॉर्मूले से आपका जो MRS आता है -3 आता है। इसी तरीके से चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो कंज्यूमर है उसने एक्स की एक और यूनिट को इंक्रीज किया, 3 से बढ़ के 4 पे चला गया और वाई में यूनिट में कमी करी, 5 से कम हो गया वो 3 पे आ गया। तो एक्स में 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट और वाई में 2 यूनिट का डिक्रीजमेंट। तो इस तरीके से उसका MRS बाई फॉर्मूला आपका -2 आता है। तो ये IC1 की सिचुएशन है। इसके बाद हम IC2 में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। IC2 में भी 2 प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, और जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को 1 बाई 1 एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा है, 2 3 4 5 यानी एक यूनिट को इंक्रीज कर रहा है, और वाई की यूनिट में वो कमी करता जा रहा है 12 8 5 3, जिससे कि उसके टोटल सेटिस्फैक्शन में कमी ना हो, वो सेम बना रहे। अब यहाँ पे चेंजिंग एक्स और वाई की किस तरीके से हो रही है। एक्स में हर एक डबल पे आपकी एक यूनिट इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 +1, 3 से 4 +1, 4 से 5 +1, और वाई की यूनिट में हम कमी करते जा रहे हैं, 12 से 8 -4, 8 से 5 -3, 5 से 3 -2। तो एक्स में होने वाला चेंज और वाई में होने वाला चेंज हमारे सामने है, और फॉर्मूले से हमने MRS कैलकुलेट किया जो कि -4 -3 -2 आया। तो अगर IC1 और IC2 की MRS को देखें तो IC1 की भी MRS -4 -3 -2 है और IC2 की भी MRS -4 -3 -2 है, यानी कि दोनों की MRS हमारी सेम है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों कर्व को, दोनों IC1 और IC2 को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो IC1 और IC2 एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों का जो MRS है वो हमारा सेम आ रहा है। अब आते हैं हम IC3 पे। इसमें भी 2 प्रोडक्ट गुड एक्स और गुड वाई जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, और एक्स की यूनिट 3 4 5 6 यानी एक यूनिट को इंक्रीज करता चला गया, और वाई की यूनिट में वो कमी करता चला गया, जिससे कि उसका टोटल सेटिस्फैक्शन सेम बना रहे, 12 9 7 6। तो वाई में जो कमी है 12 से 9 यानी -3 यूनिट की, 9 से 7 2 यूनिट की, और 7 से 6 1 यूनिट की कमी आ रही है। और IC3 में अगर हम MRS कैलकुलेट करते हैं तो बाई फॉर्मूला हमारी जो MRS है -3 -2 -1 आ रहा है। अब अगर हम IC2 और IC3 का कंपैरिजन करें तो IC2 की MRS -4 -3 -2 है, वहीं IC3 का जो MRS है -3 -2 -1 है, तो 4 3 2, लेकिन इसकी MRS 3 2 1 है। तो IC2 और IC3 के MRS हमारे सेम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ पे IC2 और IC3 को ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारा IC2 और IC3 एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की MRS हमारी चेंज आ रही है। अब इस टेबल को समझने के बाद इस ग्राफ पे इन तीनों कर्व को हम समझ लेते हैं कि अगर इन तीनों कर्व को ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए तो हमारी MRS किस तरीके से है, हमारे जो IC हैं वो पैरेलल हैं या नहीं है, वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ग्राफ पेपर है। इसमें एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5 6 गुड एक्स को दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे गुड वाई को हमने दिखाया, जिसमें 2 4 6 8 10 12 ये उसकी यूनिट्स हैं। सबसे पहले हम IC1 और IC2 की बात करेंगे। तो IC1 को अगर हम ग्राफ पे खींचते हैं तो जैसे इसका पहला कॉम्बिनेशन है एक्स की 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट, तो एक्स की 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट, इस पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स की 2 यूनिट और वाई की 8 यूनिट, तो एक्स की 2 यूनिट और वाई की 8 यूनिट, इस पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। तीसरा कॉम्बिनेशन एक्स की 3 यूनिट और वाई की 5 यूनिट, तो एक्स की 3 यूनिट और वाई की 5 यूनिट, इस पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। और चौथा कॉम्बिनेशन एक्स की 4 यूनिट और वाई की 3 यूनिट, तो एक्स की 4 यूनिट और वाई की 3 यूनिट, इस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। और सारे पॉइंट को मिला के हमारा IC1 हमारा इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से IC2 को अगर हम ड्रॉ करें तो IC2 में जो चारों कॉम्बिनेशन है 2 12 यूनिट का, 3 और 8 यूनिट, 4 और 5 यूनिट, और 5 और 3 यूनिट। तो इन यूनिट के कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी IC2 निकल के आती है। और इसी तरीके से हमारा IC3 है, जिसमें दोनों जो प्रोडक्ट हैं तीन, इनके जो कॉम्बिनेशन है 3 12 4 9 5 7 और 6 6, ये इनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो इनको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे IC3 इस तरीके से निकल के आती है। तो जैसा कि आपकी टेबल से क्लियर है कि IC1 और IC2 इन दोनों का MRS सेम था, 4 3 2 4 3 2। इस वजह से ये जो IC1 और IC2 है ये दोनों कर्व आपके पैरेलल आए, ठीक है।
लेकिन अगर हम IC2 और IC3 के MRS को चेक करते हैं तो IC2 का MRS 432, लेकिन IC3 का MRS 321, ये दोनों सेम नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में IC2 और IC3 एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरीके से IC2 और IC3 का अगर हम ग्राफ को आपस में कंपेरिजन करें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है कि फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन कर्व्स की जो MRS है वो आपस में सेम है या नहीं है। अगर MRS सेम होगी तो कर्व हमारे पैरेलल आएंगे, और MRS अगर सेम नहीं होगी तो कर्व हमारे पैरेलल नहीं आएंगे। यही इस प्रॉपर्टी का कहना था, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हों ये ज़रूरी नहीं है, वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और एडिशनली मैं समझा देता हूँ, जो कि शुरुआती आपकी प्रॉपर्टीज में आई थी, उसमें एक प्रैक्टिकल टेबल में भी समझ लीजिए। जैसे अगर हम तीनों ही कर्व में कॉम्बिनेशन A को अगर हम मैच करें तीनों ही कर्व में, तो इसमें y की IC1 में भी y के 12 यूनिट हम यूज कर रहे हैं, IC2 में भी y के 12 यूनिट और IC3 में भी y के 12 यूनिट। यानी IC1, IC2, IC3 में y में तो कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं है, वो सेम है, 12 यूनिट 12 यूनिट और 12 यूनिट। लेकिन x की यूनिट में हमारा चेंज आ रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो x यूनिट हमारी बढ़ रही हैं तीनों कर्व में। तो अगर हम IC1 और IC2 का कंपेरिजन करें तो IC1 में आपने 1 और 12 यूनिट को कंज्यूम किया, जबकि IC2 में आपने 2 और 12 यूनिट को कंज्यूम किया, यानी x की 1 यूनिट आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो x की जब 1 यूनिट आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको IC2 पे IC1 के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इस वजह से आपका जो IC2 है वो IC1 से ऊपर चला जाएगा, जो कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन टेबल को दिखाएगा। इसी तरीके से IC2 और IC3 का कंपैरिजन करें तो दोनों में y की तो 12-12 यूनिट है, लेकिन x आप IC2 में 2 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और IC3 में 3 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो चूँकि IC3 में हम x की 1 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए IC3 का जो सेटिस्फेक्शन है वो IC2 से ज़्यादा होगा, और इस वजह से जो IC3 है वो IC2 के ऊपर चला जाएगा अगर हम उसे ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरीके और इसी वजह से आपका जो ग्राफ है इसमें IC1 सबसे नीचे है, फिर इसके ऊपर IC2, फिर इसके सबसे ऊपर हमारा IC3 है। तो जैसे जैसे कर्व आपको ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, और जैसे जैसे कर्व हम नीचे की तरफ आते जाएंगे वो हमारा कम सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। इसे ऑलरेडी आपकी जो पिछली प्रॉपर्टीज में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे ये चीज़ मैं बता चुका था, और यहाँ पे चूँकि टेबल हमारा सामने थी तो वहाँ पे मैंने एडिशनली आपको बता दिया। इसके साथ ही इंडिफरेंस कर्व पे हमारा जो लेक्चर है जो वो आज कंप्लीट होता है, और सभी 6 जो इंडिफरेंस कर्व हैं उनको सभी 6 लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है। कोई भी प्रॉपर्टी को आपको समझना है तो उसके लिए पिछले मेरे किसी भी लेक्चर में जाके आप उस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। तो IC की 6 प्रॉपर्टी थी, सभी 6 प्रॉपर्टीज़ को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में एक IC की को लेकर जो MRS है, MRS के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, जिससे MRS का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। और लास्ट में इसके बाद जब हम इंडिफरेंस करके सभी टॉपिक आपके ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम नए टॉपिक को चालू करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।